हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। ठीक, कि रेडियो आइसोटोप होता क्या है एंड ट्रेसर और रेडियो आइसोटोप के क्या क्या आपके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आप आइसोटोप होता क्या है। ठीक, हमें क्या पहले समझना है आपको। आइसोटोप आइसोटोप क्या होते हैं? जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या को डिफरेंट होता है, जिसको समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में। ठीक, लेकिन यहाँ पास आ रहा है आपका रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो आइसोटोप का मतलब होता है आपका कोई रेडिएशन वाला मॉलिक्यूल, कोई रेडिएशन वाला मॉलिक्यूल जिसकी आइसोटोप देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगी बट न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगा। ठीक, तो आइसोटोप जो होते हैं आपके अनस्टेबल होते हैं। आइसोटोप जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? आपके अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये अभी रेडियो एक्टिव नहीं है। मतलब रेडियो एक्टिव का मतलब रेडिएशन प्रोवाइड नहीं करते। ये स्टेबल कब होते हैं? जब ये रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो रेडियो आइसोटोप के रेडिएशन 3 टाइप के हो सकते हैं आपके, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एंड न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक, ये जब रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं या रेडिएशन निकालते हैं तब ये स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। अभी अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन को देखेंगे कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसको हम देखेंगे। अभी सिर्फ अभी आइसोटोप का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी यहाँ पास। ठीक, यहाँ पास पूरी जानकारी देखेंगे, आइसोटोप देखेंगे, आइसोटोप के एप्लीकेशन देखेंगे अभी कि कौन किसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। इंडस्ट्री में क्या इसका हेल्पफुल रहता होगा आइसोटोप का, एग्रीकल्चर में क्या हो गया, और क्या बोलते हैं मेडिसिनल में क्या हो सकता है, उस सबको देखेंगे अभी आगे। एक अच्छा नोट आपको मिलने वाला है यहाँ पास। दूसरा हो गया आपका ट्रेसर। ट्रेसर को भी हम यहीं पर इसी में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या क्या बोल रहा, पढ़ते जाते हैं ताकि समझ में आते जाएगा। सबसे फर्स्ट में क्या टॉपिक हम लोग का? रेडियो आइसोटोप। रेडियो का मतलब हो गया आपका कोई रेडिएशन वाला मॉलिक्यूल। ठीक, आइसोटोप का मतलब हो गया जो जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगी बट न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है या डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम रेडियो आइसोटोप को समझने से पहले आइसोटोप को समझते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। तो एलिमेंट विच हैव सेम नंबर प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होगा। ठीक, या एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 हो गई। यदि न्यूट्रॉन की संख्या बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। आप ये आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, हिंदी में देख लेते हैं, दोनों माध्यम में यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको बेस अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। तो वह तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप। ठीक, अब रेडियो आइसोटोप की बात करें तो रेडियो आइसोटोप का भी आपका वही क्या बोल रहेगा, आपका डेफिनेशन सेम रहेगा कि रेडियो आइसोटोप आल्सो नोन एज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोल सकते हैं। रेडियो आइसोटोप को आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोल सकते हैं। ठीक, जिसमें एटम्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। रेडियो आइसोटोप में उसके जो एटम्स मिलेंगे आपको, जो मॉलिक्यूल मिलेंगे, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा। और ये क्या करते हैं? आपकी एनर्जी को रिलीज करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं, इसीलिए तो इसका नाम रेडियो आइसोटोप पड़ा। तो क्या करेगा? रेडिएशन रिलीज करेगा। जो रेडिएशन निकलेगा हम लोग का, वो हम लोग का 2-3 प्रकार का निकल सकता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक, उसको अभी देखेंगे, जिसके कारण इस रेडिएशन निकलने के कारण यह क्या होता है? आपका मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक, रेडिएशन निकलने के कारण ये बनाता है आपका। रेडिएशन क्या करता है? आपका इमिट करता है। एज सपोज कीजिए आपका यूरेनियम हो गया। यूरेनियम कितना? 238 को ले लेते हैं। ठीक, ये आपका रेडियो आइसोटोप है। वरना यूरेनियम कैसा होता है आपका? यूरेनियम 235 भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो यूरेनियम 238 को देख लेते हैं। विच ए नेचुरली डिके करता है आपका। यूरेनियम क्या करता है आपका? न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज होता है, डिके करता है तो रेडिएशन इमिट करते जाता है। एक बार यदि रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट किया तो
मतलब ये क्या स्वतः ही होने वाली क्रिया है, स्पॉन्टेनियस मतलब ये नेचुरली होने वाली क्रिया है। यदि इसका रेडिएशन एक बार न्यूट्रॉन्स देकर इसके रेडिएशन को एक बार निकाला जाए तो हमेशा निकलते रहती है। ठीक, इसका ऊर्जा के रूप में यूज किया जाता है। यदि बात करें रेडियो आइसोटोप की तो कुछ कुछ की पॉइंट होते हैं जिसमें सेम नंबर के प्रोटॉन होंगे, ठीक, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। डेफिनेशन सेम है। इसका न्यूक्लियाई क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा। रेडिएशन इमिट एनर्जी, रेडिएशन जो निकलेगा वो एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगा, एमिट होगा। ठीक, यदि डेफिनेशन की बात करें हम तो एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वोज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड डिसिपेट एक्सेस एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियसली इमिटिंग रेडिएशन। समझ में आ गया, जो यहाँ पर की पॉइंट लिखा हूँ वही है यहाँ पास। ठीक, इसमें क्या कहता है आपका आइसोटोप का, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन बट न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न होती है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, जिनके नाभिक अस्थिर होते हैं, जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं बोल सकते हैं, और स्वतः स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है आपका स्वतः विकिरण उत्सर्जित करके अतिरिक्त ऊर्जा का क्षय करते हैं, या अतिरिक्त ऊर्जा जो होता है रेडिएशन के रूप में बाहर निकालते रहते हैं। इसको आप डेफिनेशन अपने हिसाब से बना लीजिएगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, भिन्न हो सकती है। दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा सा डेफिनेशन बना लीजिएगा, जो आपको हिंदी और जैसे नोट्स वगैरह आप लिखते होंगे या एग्ज़ाम में लिखना रहता है तो बहुत लोग हिंदी माध्यम से रहते हैं। ठीक, तो हिंदी माध्यम में भी आप पूरा ए टू जेड तो हिंदी लिख नहीं सकते, उसमें कुछ कुछ हम लोग को इंग्लिश ऐड करना पड़ता है, तो इसको आप अपने से बना लीजिएगा। मैं दोनों माध्यम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक, परमाणु की जगह पे मॉलिक्यूल लिख लीजिए, प्रोटॉन्स वगैरह तो सब सेम होगा। ठीक, प्रोटॉन्स को हिंदी में ना लिखिए, आप प्रोटॉन्स ऐसे लिख सकते हैं, उसमें क्या है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्या हो सकता है आपका, जैसे हम हाइड्रोजन का देख लेते हैं फर्स्ट। ठीक, हाइड्रोजन का क्या होगा आपका, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो आपका 1। ठीक, हाइड्रोजन का यदि आइसोटोप देखें हम किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसमें बात करें हम H1 एटॉमिक नंबर तो सभी में सेम रहेगा, इतना तो पता है। प्रोटॉन्स की संख्या आपकी सेम है, तो यहाँ पर क्या है आपका, प्रोटॉन्स की संख्या 1 है, यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 1 है, सॉरी ऐसे 1 है, प्रोटॉन्स की संख्या 1 है। ठीक, ये आपका कोई न्यूक्लियाई है, सपोज कीजिए कोई नाभिक है। ठीक, यहाँ प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन को आप देखे होंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसके समस्थानिक 3 देखने को मिलते हैं, तो H1 H1 एंड H1 ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1, यदि न्यूट्रॉन्स की संख्या बात करें तो यहाँ भी 1, न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई आपकी 3 हो गई। देखिए हम हाइड्रोजन का आइसोटोप देख रहे हैं अभी, तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्म देखने को मिला, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक, ये हो गया आपका 3 फॉर्म। और एक ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, एक मिनट, यहाँ पर बात करें हम न्यूट्रॉन्स की संख्या 0 है, यहाँ पर बात करें 1 है, न्यूट्रॉन्स की संख्या 1 है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या 2 है। तो इसमें भी देखिए आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट देखने को मिला, तो वही बोल रहा है जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है और न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होती है, ये आपका आइसोटोप कहलाता है। लेकिन बात करें रेडियो आइसोटोप की तो उसमें क्या होता है आपके, उसके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, जो रेडिएशन प्रोवाइड करते रहता है स्वतः ही, अब मतलब अपने आप ही रेडिएशन प्रोवाइड करते रहता है। ऐसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ऊपर में जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से। ये तो हो गया हम लोग का एक एग्जाम्पल। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो और बेस क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम तो हम आइसोटोप किसका देखने वाले हैं, हम कार्बन का देख लेते हैं। ठीक, कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका C6, कितना होता है आपका C6।
तो सपोज कीजिए आपको कोई न्यूक्लियाई है, ठीक। तो यदि बात करें हम, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या 6 है, यहाँ भी प्रोटॉन्स की संख्या कितना हो गया 6 है, यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 6 है, ठीक। तो यहाँ पर यदि न्यूट्रॉन की संख्या बात करें हम, यहाँ पर कार्बन हो गया आपका 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक। तो आपको पता है प्रोटॉन्स की संख्या माइनस क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं आप कुछ मत कीजिए, आप बस इतना कीजिए कि प्रोटॉन की संख्या यदि 6 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया आपका, 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रोटॉन की संख्या तो 6 है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या यहाँ भी 6 होगा, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी आपकी 7 होगी, और यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या आपकी कितना होगी, यहाँ पर क्या होगा आपका N6 होगा। तो समझ में आ गया कि ये आइसोटोप किसके हैं, आपके कार्बन के आपके आइसोटोप से 3 फॉर्म में देखने को मिलेगी, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 40। ये जो आपका कार्बन 40 होते वो आपका होता है आपका रेडियो एक्टिव तत्व। इसी के हम लोग को बहुत सारे एप्लीकेशन अभी आगे देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ये क्या करता है आपका, स्वतः ही रेडिएशन प्रोवाइड करता है, इतना तो पता है। तो अब इसके रेडिएशन कौन कौन से हो सकते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। तो यदि हम रेडिएशन की बात करेंगे कौन कौन से रेडिएशन निकल सकते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेडिएशन गिवन बाय रेडियो एक्टिव एटम्स। जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं कौन कौन से रेडिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक हो गया आपका अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेडिएशन बोल सकते हैं इसको, बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशन, गामा रेस या गामा रेडिएशन भी बोल सकते हैं, चौथा होता है आपका न्यूट्रॉन्स, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा रेडिएशन क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर लार्ज पार्टिकल दैट ट्रेवल अप एन इंच ऑफ एयर। क्या बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं आपके बड़े प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। लार्ज टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो कहाँ, जो आपके एयर होते हैं उसके कुछ इंची में ही ऊपर आपके ट्रेवल कर सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं करते हैं, ठीक। मतलब आप सपोज कीजिए जो ज़मीन है उसके कुछ इंची तक ही ट्रेवल करते हैं। तो अल्फा कण बड़े होते हैं जो हवा के 1 इंच तक ही चलते हैं, ठीक। अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल आर वेरी इजी टू ब्लॉक इवन विथ समथिंग एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल को वेरी आसानी तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक। किसमें, एक जैसे पेपर शीट ले लिया आप, कोई सा भी पेपर शीट, उससे अल्फा पार्टिकल्स को रोका जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, अल्फा कणों को रोकना बहुत आसान है, यहाँ तक कि कागज़ की एक पतली शीट से भी रोका जा सकता है अल्फा पार्टिकल्स को। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल डू नॉट प्रेजेंट एन एक्सटर्नल हैजार्ड टू पीपल बिकॉज दी कांट गेट थ्रू ए और आउटर लेयर ऑफ डेड स्किन सेल्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं आपके एक्सटर्नल हैजार्ड नहीं होते, मतलब ये हानिकारक नहीं हो सकते बोल सकते हैं। इसका कोई बाहरी एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, इंटरनल होता है आंतरिक। तो बाहरी कोई मतलब खतरा नहीं होता है इससे, या कोई बाहर से एक क्या बोलते हैं, बाहर से इसका कोई खतरे का डर नहीं रहता है, क्योंकि जब पेपर शीट से ब्लॉक हो सकता है तो हमारी स्किन को भी तो पार थोड़ी ना करके जा सकता है भाई बॉडी में, तो नहीं जा सकता। तो वही बोल रहा है आपके अल्फा कण लोगों के लिए कोई बाहरी खतरा पैदा नहीं करते, क्योंकि हमारी वे मृत त्वचा कोशिकाओं की बाहरी परत से होकर नहीं गुजर सकता। तो ये नहीं गुजर सकता, इसका रीज़न क्या है, जब आप पेपर शीट द्वारा उसको ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स को, तो स्किन हम लोग का कितना मोटा रहता है, तो उसको ये अंदर छेद करके या मतलब भेद करके नहीं जा सकता। तो वही बोल रहा है आपका बिकॉज दी कांट गेट थ्रू आवर आउटर लेयर ऑफ डेड स्किन सेल्स। हम लोग का जो स्किन है उसको अंदर भेद करके नहीं जा सकता, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, हाउएवर कैन बी वेरी डैमेजिंग टू सेल्स इनसाइड आवर बॉडीज इफ वी ब्रेथ और ईट अल्फा इमिटिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इंट्रोड्यूस थ्रू इन द ओपन वाउंड। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ईट बोल रहा है यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर उसको ध्यान दीजिएगा, इसको बोल रहा है ईट।
ये जो अल्फा पार्टिकल्स और जो होते हैं आपके वेरी डैमेजिंग सेल होते हैं इनसाइड, ये आपके आंतरिक जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके लिए बहुत हानिकारक होते हैं, हैजार्ड हो सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। क्यों होता है? एक्सटर्नल के लिए तो ये तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पेपर शीट द्वारा ब्लॉक हो जा रहा, तो हमारी स्किन को भी हानिकारक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अंदर की जो कोशिकाएं हैं उसके लिए क्या होती है, हमारी अंदर की कोशिकाएं होती है वहाँ पर कैसे पहुंच सकता है आपका, जैसे हम खाना खा रहे हैं या खा रहे हैं कुछ, वहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है उसके थ्रू जा सकता है, ठीक। या अल्फ़ा रेडिएशन कहीं पर निकल रहा, तो यदि हम वहाँ पर हैं, ओपन एरिया में हैं, तो वहाँ से होकर हमारे श्वास के थ्रू भी जा सकता है अल्फ़ा पार्टिकल। तो वो जो आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, वहाँ से आपको जो सेल्स होते हैं, सेल्स कोशिकाएँ होती हैं आपके, तो उसको आपको क्या बोलते हैं, डैमेज कर सकता है। यदि हम इसका हिंदी माध्यम देखें तो क्या बोलता है, हालांकि अगर हम सांस लेते हैं या अल्फ़ा उत्सर्जित करने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों को खाते हैं, जो आपके अल्फ़ा जैसे श्वास लिए हम, अल्फ़ा उत्सर्जित मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा, वहाँ पर से अल्फ़ा रेडिएशन निकल रहा, उस रेडियो एक्टिव जो मॉलिक्यूल होंगे उसको हम खाते हैं। यदि रेडियोधर्मी पदार्थ को खुले घाव के माध्यम से भी, हाँ, जो आपके घाव लगे हों उसके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कफ की कंडीशन में, यदि ये किसी घाव के थ्रू प्रवेश किया या किसी ओपन वाउंड में है जहाँ पर आपके अल्फा रेडी पार्टिकल्स जो तो रेडिएशन बहुत निकल रहा, वहाँ पर हमारे श्वास के माध्यम से भी जा सकता है, उस टाइम में हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है आपके अल्फा पार्टिकल्स, बाकी टाइम तो नहीं कर सकता, ठीक। अब दूसरा बात करें हम बीटा पार्टिकल्स की, कि बीटा पार्टिकल्स होता क्या है। तो बीटा पार्टिकल्स आर स्मॉलर पार्टिकल दैट ट्रेवल सेवरल फीट इन एयर। क्या बोल रहा, बीटा पार्टिकल जो होते हैं आपके स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। आपके अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, जो एयर के कुछ इंच ऊपर ही ट्रेवल करते रहते हैं। लेकिन ये जो आपके बीटा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जो क्या करता है आपके फीट के ऊपर, जो जो भी आपका लैंड है, भूमि है, ज़मीन है, उसके 1 फीट के ऊपर ट्रेवल करते हैं। फीट इन एयर बोल रहा है, एयर के 1 फीट ऊपर ही ट्रेवल कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, बीटा कण जो होते छोटे होते हैं, जो हवा के कई फीट तक ही चलते रहते हैं, कई फीट मतलब ऊपर उड़ सकते हैं, बोल सकते हैं उसको, ठीक। अब यदि दूसरे पॉइंट की बात करें हम, तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, बीटा पार्टिकल्स कैन बी ब्लॉक्ड इफेक्टिवली विथ ए फ्यू इंचेस ऑफ प्लास्टिड इवन द लेयर ऑफ क्लोथिंग। ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना, आपको इसको प्लास्टिड, ठीक, या कपड़ों के द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है। अल्फा पार्टिकल्स को हम पेपर शीट द्वारा ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन इसको हम मोटे, थोड़ा सा कागज़ से मोटे होना चाहिए या क्लोथ द्वारा इसको ब्लॉक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो बीटा कणों को रोका जा सकता है कुछ इंच प्लास्टिक या यहाँ तक कि कपड़ों की एक परत से भी प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है इसको, ठीक। यदि थर्ड पॉइंट की बात करें हम, तो क्या बोलते हैं, हाउ यूर बीटा पार्टिकल्स कैरी इनफ एनर्जी टू कॉज बर्न ऑन एक्सपोर्ट स्किन एंड प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इंटरनल हैजार वी ब्रेथ ईट। ये भी देखिए सेम तरीके से इसमें भी वही है। इसमें भी क्या कहता है, यदि बीटा रेडिएशन कहीं से निकल रहा तो वो हमारे श्वास के थ्रू भी जा सकता है, इंटरनल हैजार्ड में, इंटरनल मतलब सेल में, या घाव के द्वारा थ्रू भी जा सकता है, या कोई हम बीटा पार्टिकल्स वाले, बीटा रेडिएशन वाले एटम्स को खाते हैं या कुछ करते हैं तब। ब्रेथ और ईट बीटा इमिटिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑफ द ओपन वाउंड। सेम वही बोल रहा है, हालांकि बीटा कण इतनी ऊर्जा रखते हैं कि खुली त्वचा पर जलन पैदा कर सकते हैं। जो आपके ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं कैरी इनफ एनर्जी कॉज बॉर्न। कॉज बॉर्न का मतलब हो गया आपका, जो आपकी त्वचा होती है, स्किन होती है, उसमें जलन पैदा कर सकता है, इतनी इसकी क्षमता होती है, इसकी इतनी एनर्जी होती है। और यदि हम बीटा उत्सर्जित करने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों को श्वास के माध्यम से खाते हैं, या यदि रेडियोधर्मी पदार्थ को खुले घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो आंतरिक खतरा पैदा कर सकते हैं। जो आपके अल्फा पार्टिकल्स में है वही आपके बीटा पार्टिकल्स में ही है। अल्फा पार्टिकल्स आपकी स्किन को नहीं भेज सकता, स्किन में कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें जलन पैदा कर सकते हैं, इतनी एनर्जी होती है इसमें, ठीक। अब बात करें हम गामा रेज की।
या गामा पार्टिकल्स की। तो गामा पार्टिकल्स क्या बोलता है, गामा रेज कैन ट्रेवल मैनी आर्ट इन एयर। गामा जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ऊपर तक ट्रेवल कर सकते हैं, ज़मीन से ना कई फीट की ऊपरी तक ट्रेवल कर सकते हैं। गामा किरण हवा की कई गज मतलब फीट बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, तक यात्रा कर सकती है। ठीक। गामा रेज आर प्राइमरीली एन इंटरनल हैजार्ड बिकॉज ऑफ द देयर एबिलिटी टू गो थ्रू द मटेरियल। क्या बोल रहा है, ये इंटरनल हैजार्ड या इंटरनल खतरा पैदा कर सकता है क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है। तो गामा किरणें मुख्यतः बाहरी खतरा है क्योंकि पदार्थों को पार कर जाती है। इंटरनल हैजार्ड मतलब बोल दिया या नहीं, यहाँ पर एक्सटर्नल हैजार्ड है आपका। एक्सटर्नल हैजार्ड का मतलब हो गया कि ये मतलब गामा रेज जहाँ भी निकल रहा है आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि गामा रेज हार्मफुल रेडिएशन होता है। ठीक। एक इससे किसी के थ्रू नहीं रोका जा सकता गामा रेडिएशन को। तो गामा किरणें मुख्यतः बाहरी खतरा है क्योंकि ये पदार्थों को पार कर सकती है। मतलब ये क्या कर सकता है, इसमें देयर एबिलिटी गो थ्रू द मटेरियल्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, उसमें एक एबिलिटी होती है, उसकी क्षमता होती है जो किसी भी मटेरियल्स को गो थ्रू मतलब पार कर सकती है। समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट टेक ए फ्यू इंचेस ऑफ लेड और अदर डेंस सब्सटेंस टू ब्लॉक गामा रेज। गामा रेज को कब तभी रोका जा सकता है जबकि जो आपके बुलेट प्रूफ कार हो, ठीक, या हाईवी डेंसिटी वाले कोई सब्सटेंस हो। हैवी डेंसिटी का मतलब होता है जो बहुत संघनता से बना हो या बहुत मोटे की दीवार हो सकती है। ठीक, वहीं पर से आपके गामा रेस को रोका जा सकता है। डेंस डेंस का मतलब होता है उसकी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है जैसे आपकी 5 इंचज़ की दीवार एंड 15 इंचज़ की दीवार, इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ नहीं रोका जा सकता लेकिन 15 इंच में रोका जा सकता है, हाई डेंस है यहाँ पास। ठीक, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पास, गामा किरणों को रोकने के लिए कुछ इंच तक शीशा, ठीक, अन्य संघन पदार्थ। संघन पदार्थ मतलब जो बहुत ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हो की आवश्यकता होती है उसको रोकने के लिए। ठीक। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट आपका सेम ही रहेगा। गामा रेस आल्सो कैन बी इंटरनल हैजार्ड, ये भी आपके इंटरनल हैजार्ड पैदा कर सकता है, मतलब आंतरिक खतरा हो सकती है। वी ब्रेथ और ईट गामा, जिसको कैसे करते हैं, यदि हम गामा उत्सर्जित करने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों को सांस के माध्यम से खाते हैं, वही बोल रहा है। ठीक। गामा इमिटिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, इफ वी रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इंट्रोड्यूस थ्रू इन द ओपन बाउंड but the damage they do to cells inside our bodies is not as severe as that done by alpha and beta particles। एक क्या होता है आपका, देखिए गामा किरणें भी हमारे शरीर के लिए आंतरिक खतरा हो सकती है यदि हम गामा उत्सर्जित करने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों को श्वास के माध्यम से खाते हैं। सॉरी, यहाँ डबल आ गया। यदि रेडियोधर्मी पदार्थ खुले घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तब भी हमको खतरा है, लेकिन वे हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि अल्फा और बीटा पार्टिकल। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डू नॉट इज नॉट सर्व बोल रहा है ना, डू नॉट डू टू सेल्स इनसाइड और बॉडी इज नॉट ए सर्व। क्या बोल रहा है कि ये जो गामा पार्टिकल्स होते हैं आपके हमारे शरीर के अंदर चले भी जाते हैं बाय द वे, तो उतना ज़्यादा हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हमारी बॉडीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब डिफरेंट आपको पता चल गया कि अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स क्या है। ये सिर्फ एक रेडिएशन है जो किसी भी आइसोटोप के हम एटम्स ले रहे हैं उसमें जो आइसोटोप ले रहे हैं वो अनस्टेबल होता है। ठीक, जब वो रेडिएशन निकालेगा बाहरी तभी आपका स्टेबल फॉर्म होगा। रेडिएशन निकालने से दूसरे मॉलिक्यूल को भी स्टेबल कर देता है। ठीक, तो जो रेडिएशन होती है उसी के बारे में हम अभी जान रहे थे, इसको भी जाना आपको ज़रूरी है कि अल्फा रेडिएशन क्या होता है, बीटा रेडिएशन क्या होता है, गामा रेडिएशन क्या होता है, क्योंकि आगे जाके आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद 5 पॉइंट क्या बोलता है, बट द बेस्ट वे द प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द गामा इमीटर इज टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द यूर सेल्फ एंड सोर्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गामा उत्सर्जक को खुद से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ाएं, मतलब जहाँ भी गामा रेडिएशन आपको निकल रहा है वहाँ पर आपको नहीं जाना है। बस साफ शब्दों में इतना ही है। इसके बाद बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स। आइसोटोप मतलब या रेडियो आइसोटोप बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो आपको पता है कि एक ही मॉलिक्यूल के 2-3 रूप देखने को मिलते हैं, उसी को हम आइसोटोप बोलते हैं। ठीक, या तो कार्बन आपके
12 देखने को मिल सकते हैं, कार्बन 13 देखने को मिल सकते हैं, कार्बन 40 भी देखने को मिल सकता है। ठीक, ये आपके रेडियो आइसोटोप हो गए। इसी प्रकार सोडियम का हो सकता है आपका सोडियम 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, आपका 13 भी हो सकता है। ठीक, तो इसके क्या सोडियम का आइसोटोप हो गए। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर बहुत सारे आइसोटोप दिए हुए हैं, उसको हम देखेंगे कौन कौन सा आइसोटोप आपके रेडियो एक्टिव होते हैं और उनका किस फील्ड में क्या एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर बात करें हम मेडिसिनल फील्ड में, तो मेडिसिनल फील्ड में जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 16, रेडिएशन थेरेपी और प्रिवेंट कैंसर, एक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर की रोकथाम या उसके ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। ठीक, ये आपका एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। बात करें हम आयोडीन 131 का, तो जो आयोडीन 131 है, जो थायराइड जो होते हैं आपके गला का फूलना, उसको मॉनिटर या उसके मतलब उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। तो लोकेट ब्रेन ट्यूमर्स, मॉनिटरिंग कार्डिएट, लीवर एंड थायराइड एक्टिविटी, क्या बोल रहा है कि यह ट्यूमर्स जो आपके ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, मस्तिष्क में जो ट्यूमर्स होते हैं उसको पता लगाने के लिए, या हार्ट या लीवर में जो भी आपके थायराइड गतिविधियां होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका आयोडीन 131 का। बात करें कार्बन 14 की, तो यहाँ पर हम कार्बन 14 को ना मेडिसिनल में क्या यूज करते हैं, स्टडी द मेटाबॉलिज्म चेंज फॉर पेशेंट विद डायबिटीज़ गॉट द एनीमिया, जो आपके डायबिटीज़ हो गया, गॉट रोग हो गया, एनीमिया रोग हो गया, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके कार्बन 14 का यूज किया जाता है। यदि बात करें हम कार्बन 11 की, ये भी एक आइसोटोप होता है। टैग इन द ग्लूकोज मॉनिटर ऑर्गेन्स ड्यूरिंग द पीएटी पोस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन, ये क्या करता है आपका, जैसे हम देखे होंगे हॉस्पिटल में हमारे हाथ में एक ग्लूकोमीटर लगाया दिया जाता है। ठीक, जो ग्लूकोमीटर होता है, जो आपके पूरे बॉडी में जो होता है स्कैन के दौरान अंगों की निगरानी, मतलब जो भी आपके मूवमेंट चल रहे हैं बॉडीज़ में, इंटरनल मूवमेंट, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके कार्बन 11 का यूज किया जाता है। देखे होंगे हाथ में मॉनिटर, मतलब एक चिमटा टाइप से लगा दिया जाता है, वही होता है आपका ग्लूकोमीटर। ठीक, जो ग्लूकोज क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को भी मॉनिटर करता है, बॉडी में जो भी आपके क्रियाएं हो रही थी उसको रीडिंग के माध्यम से वहाँ पर दिखाते रहता है। ठीक, सोडियम 24 की बात करें तो ये क्या करता है, स्टडी ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को डिटेक्ट करता है। क्रोमियम 57 की बात करें तो ये भी आपके टेस्टिंग ब्लड सर्कुलेशन, ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। ये तो हमको लोग का हो गया मेडिसिन का फील्ड, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्री फील्ड में क्या इसका हेल्पफुल रहता है। तो इंडस्ट्री में कार्बन 14 का भी होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, इज यूज्ड इन द ट्रेसर स्टार्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, इंडस्ट्री में क्या करता है, इसका उपयोग ट्रेसर के रूप में उपयोग होता है। जैसे कहीं पर उसके मैकेनिज्म सही तो चल रही है ना, कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म, जैसे आपको किसी को रिएक्शन कराना है तो उसकी रिएक्शन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, या किसी को फार्मूला बनाना है तो उसमें रिएक्शन सही हो रहा है कि नहीं, उसको ट्रेस करने के लिए आपको कार्बन 14 का यूज किया जाता है। ठीक, ट्रेसर अब क्या होता है, ट्रेसर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेसर ए केमिकल कंपाउंड इन विच वन ऑफ द मोर एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द रेडियो आइसोटोप, यह एक रासायनिक यौगिक है जिसमें एक या एक से अधिक परमाणुओं को रेडियो आइसोटोप द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ट्रेसर क्या होता है आपका, ये मतलब एक रासायनिक यौगिक होता है, समझ लिए, केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें एक या एक से अधिक परमाणुओं द्वारा, जिसको एक या अधिक परमाणुओं को आइसोटोप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, वही आपका ट्रेसर होता है। अब बात करें सोडियम 24, यहाँ पर हम मेडिसिन में सोडियम 24 का क्या यूज देखे थे, स्टडी ब्लड सर्कुलेशन का। लेकिन हम बात करें इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में क्या हेल्पफुल रहता है, ऑयल वेल स्टडी एंड टू लोकेट लीक इन द पाइपलाइन, क्या बोल रहा है, तेल के कुओं का अध्ययन करना तथा पाइपलाइनों में लीक को पता लगाना। ये जो आपका जैसे तेल के कुआं कहीं पर है कि नहीं, ज़मीन के अंदर कहीं पर तेल के तो कुआं नहीं है, जो पाइपलाइंस होते हैं उसमें कहीं पर लीक नहीं है, उसको पता करने के लिए आपकी इंडस्ट्री में सोडियम 24 का यूज किया जाता है। बात करें इरिडियम 192 का, तो टेस्ट इंटीग्रिटी ऑफ द बॉयलर्स एंड द एयरक्राफ्ट पार्ट, ये क्या करता है, आपके जो भी एयरक्राफ्ट में वो पार्ट है कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, उसको पता लगाने के लिए इरिडियम 192 का यूज किया जाता है। ये तो हो गया हम लोग का इंडस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक, यदि बात करें हम रिसर्च फील्ड में, रिसर्च फील्ड में किसका, जैसे कार्बन 14 का हम ऊपर में भी देखे थे, जो क्या करता है आपका, जो गाउट रोग हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उसको डिटेक्ट करने के लिए मेडिसिनल में यूज होता है। ठीक,
लेकिन यहाँ पर हम बात करें हम रिसर्च फील्ड में, तो आप सुने होंगे कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 का डेटिंग के रूप में। कार्बन डेटिंग का मतलब ही होता है आपका आयु का पता लगाना। आयु का पता कैसे लगाते हैं? जो बहुत मृत जीवाश्म में है, बहुत साल हो गए हैं, यदि किसी हड्डी का कंकाल मिल रहा तो उसको हम किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस ईयर का ये कुछ भी मटेरियल हो सकता है, जीव हो सकता है, किस ईयर का होगा जीवाश्म मिलने के बाद, तो उसी को हम कार्बन 14 के थ्रू पता लगा सकते हैं। ये होता है आपका कार्बन डेटिंग, इसको बोल सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड सब्सटेंस आर्कियोलॉजी रिसर्च टू डिटरमाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लांट फोटोसिंथेसिस। इसका दो यूज यहाँ पर देखने को मिला, ठीक, रिसर्च में। एक हो गया आपका फोटोसिंथेसिस में भी देखने को मिला आपको, इन्वायरमेंटल में कार्बन 14 का। दूसरा हो गया किसी मृत जीवाश्म का आयु की पता लगाने में। तो जीव और पदार्थ की कार्बन डेटिंग, पूरा तत्व मतलब होता है वही जीवाश्म, पौधों की प्रकाश संश्लेषण में शामिल जो निर्धारित, मतलब इसको अपने से लिख सकते हैं, अनुसंधान मतलब वही खोज हो गया आपका, कि किसी मृत जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है। एंड फोटोसिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। दूसरा हो गया आपका फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, ठीक। तो जो फास्फोरस 32 होता है उसका दो यूज है। एक यूज होता है आपका एग्रीकल्चर में भी होता है, फर्टिलाइजर के रूप में सपोज कीजिए। तो यूज इन रिसर्च इन्वॉल्विंग द बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जीव विज्ञान और आनुवंशिक से जुड़े अनुसंधान जो कि जेनेटिक्स होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जेनेटिक्स आपके आते जाते रहते, उसी को पता लगाने के लिए आपको फास्फोरस 32 का भी यूज होता है, ठीक। सेलेनियम 75 ये क्या करता है? प्रोटीन इंडस्ट्री लाइफ साइंस, जीव विज्ञान में प्रोटीन का अध्ययन करने के लिए सेलेनियम 75 का यूज किया जाता है। स्ट्रोंशियम 85 मेटाबॉलिज्म एंड बोन फॉर्मेशन, जो बोन फॉर्मेशन हड्डी का जो बनना होता है, अब मेटाबॉलिज्म मतलब जो पाचन की क्रिया हो रही है उसको पता लगाने के लिए स्ट्रोंशियम 85 का यूज किया जाता है रिसर्च फील्ड में, ठीक। हाइड्रोजन 3 और ट्रांसियम ये क्या करते हैं? यूज स्टडी लाइफ साइंस एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है आपका? ये भी जीव विज्ञान में जो आपके पाचन क्रिया होती है उसमें कोई ड्रग वगैरह तो है नहीं ना, उसको पता लगाने के लिए हाइड्रोजन 3 का यूज किया जाता है। अब बात करें हम एग्रीकल्चर फील्ड की, तो एग्रीकल्चर फील्ड में आपको कार्बन 14 और फास्फोरस 32 को पता कर लीजिए, दो ही को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्टडी इज द काइनेटिक ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका मैं ऊपर में भी देखे थे, कार्बन 14 का डेटिंग के रूप में, फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता था। तो एग्रीकल्चर में भी लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और फास्फोरस 14 की बात करें तो फास्फोरस टू स्टडी हाउ फास्फोरस ऑब्जर्व द प्लांट, प्लांट जो होते हैं आपको फास्फोरस कितना ऑब्जर्व कर रहा है उसको पता लगाने के लिए फास्फोरस 32 का यूज हो सकता है, या फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर फील्ड हो गया। तो ये हो गया हम लोग का आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप होता क्या है, आइसोटोप्स जो आपके एटम्स होते हैं कौन से रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, अल्फा बीटा गामा, एंड जो आप आइसोटोप्स होते हैं उनका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, वो सब के बारे में आपको, मतलब वो सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। यदि आपको अच्छे से क्लियर आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।